मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, गति देने वाले सभी भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबका सम्मान करने का मुझे अवसर मिला। हर एक व्यक्ति का परिश्रम, हर कंपनी के इथोस, वैल्यूज, टीम स्पिरिट, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये सारी चीजें जब एक कंपनी अचीव करती है तब वो ग्रो करती है, तब वो कंट्रीब्यूट करती है। और उस अर्थ में आप लोगों ने अपने क्षेत्र को, अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितनी बार नए नए साहस किए होंगे, और उसमें भी कुछ वर्ष पूर्व इस इंडस्ट्री में जो भयानक संकट आया, ऐसा लग रहा था कि अब बच नहीं पाएंगे। उन नृत्य कलाकारों का क्या होगा, उन उद्योगकारों का क्या होगा, उन इंडस्ट्रीज का क्या होगा। और दूसरा दुर्भाग्य यह था कि उस समय किसी को क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे इसमें से बाहर आया जाए। मैं सबसे मिला था, भारत सरकार में कई बार जाके मैंने दरवाजे पर दस्तक दिए थे, लेकिन किसी को कुछ सूझता नहीं था। उन संकटों के बीच से निकल करके इस उद्योग के मित्रों ने भारत के अर्थतंत्र को जो सामर्थ्य दिया है, उसके लिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। जिन्होंने आज अवार्ड प्राप्त किए हैं वे विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उन सबको राज्य सरकार की तरफ से गुजरात का नाम, देश का नाम रोशन करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तो व्यापारी हूं नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम जिस दायरे में आज काम कर रहे हैं, दुनिया की नजरों में बहुत बड़ा है, औरों की नजरों में बहुत बड़ा है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन पता नहीं, मेरा मन करता है इससे भी ज्यादा क्यों ना हो, और ज्यादा क्यों ना हो। क्या यहां बैठे हुए लोग डायमंड की खदानों के मालिक नहीं बन सकते? सोचो भाई, सोचो। हर बार रॉ डायमंड के लिए इधर तड़पना, उधर तड़पना, भारत सरकार की पॉलिसी बदल जाए फिर संकट, जिस देश से माल ला रहे हैं उनकी पॉलिसी बदल जाए तो और संकट। अब जैसे कोयले के क्षेत्र में एक समय था कि हम भारत में जो कोयला था उसी से अपना गुजारा चलता था।
अब पावर सेक्टर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा था तो कोयले की कमी महसूस हुई, कोयला बाहर से आना शुरू हुआ। एक कालखंड रहा कि ये कोयला बाहर से आना लगा, लेकिन धीरे धीरे कई गुजराती लोग हैं जो आज दुनिया में कोयले की खदानों के मालिक बन गए हैं और मालिक बन के आज, और ये डायमंड भी तो उसका जुड़वा भाई है कोयले का, और क्या है तो वही। तो अगली बार मैं चाहूंगा आपके इस समारोह में आऊं और कुछ ऐसे लोगों को अवार्ड दूं जो आप इस प्रकार की खदानों के मालिक हो। मित्रों, सचमुच में एक बहुत बड़ा जंप की जरूरत होती है। हम कल थे, इससे थोड़ा आज आगे बढ़े, इससे क्या होना है? हम जंप क्यों न लगा? मित्रों, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है। आप लोग ज्यादातर यूरोप के देशों में जाते आते रहते हो, वहां एयरपोर्ट पर बैठे होंगे या कहीं टैक्सी से जाते होंगे तो आपने देखा होगा बूढ़े लोग सब जा रहे हैं, ढेर सारे बूढ़े लोग जाते हैं, बड़ी मुश्किल से का नौजवान दिखता है। यही है ना, सब दूर आपने देखा है। और हमारे यहां जहां भी नजर करो है नौजवान ही नौजवान। अब ये सृष्टि का चक्र है। किसी समय वो युवा थे, हम वृद्ध थे, आज वक्त है हम युवा हैं। लेकिन यही सीना तान के घूमते रहेंगे क्या? युवा है युवा है युवा है, यही करते रहेंगे। और युवा शक्ति को हम कैसे जोड़ें? जिस समय हमने डायमंड इंडस्ट्री में साहस बटोरा, गांव के किसान के बेटे को, नौजवानों को 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा भी अभी पढ़ा नहीं है, वो सूरत भाग करके आ जाता था और बैठ जाता था 12, 13, 15 घंटे पैसे कमाने में लग जाता था। लेकिन जो युवा मन था उसको हमने जोड़ा, जिसने इस पूरे सूरत के रंग रूप को बदल दिया दोस्तों। और हिंदुस्तान में, डायमंड की दुनिया में आपके इस एक छोटे से कदम ने कितना बड़ा परिवर्तन लाया, कितने लाखों लोगों को हमने जोड़ दिया। आप लोगों ने किया है। आप लोग ऐसे नहीं हो कि जो जिनको कुछ समझाना सिखाना पड़े, लेकिन क्या वही स्थगित हो जाएंगे क्या? हाँ भाई, मेरे यहाँ 20,000 हैं, उसके यहाँ 30,000 हैं, उसके यहाँ 35,000 हैं, उसकी अब 200 घंटी भावनगर जिले में चल रही है, उसकी 400 घंटी अमरेली जिले में चल रही हैं। यही करेंगे क्या? ये करना ही है। लेकिन मित्रों, हमने एक स्टेप आगे जाना है, तो पूरी ताकत के साथ मिलजुल करके जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में साहब हमें कदम उठाना चाहिए। मित्रों, आज दुनिया की जो मांग है उसकी तुलना में हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल नगण्य है। मैं कहता हूं नगण्य। पूरा विश्व में मार्केट पड़ा हुआ है। हम युवा शक्ति को स्किल डेवलप करें, हम युवा शक्ति को जोड़ें। आपके पास व्यावसायिक कौशल्य है, आपके साथ पूंजी है, आप इस क्षेत्र को के जानकार हैं। एक कदम रोज जिस दिशा में जाते हैं उसे और आगे दूसरी दिशा में जाना है। बस आप देखिए, देखते ही देखते सारी दुनिया बदल जाए। और मैं मानता हूं कि जब तक हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, हम घिसना और पॉलिश करना, घिसना और पॉलिश करना, इसी में रहेंगे क्या? और इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए जेम्स एंड ज्वेलरी में हम अपनी ब्रांड इमेज कैसे बनाएं, हम दुनिया के मार्केट को कैसे कैप्चर करें। इन दिनों ट्रेडिशनल ज्वेलरी उसने मार्केट में बहुत बड़ी जगह बनाई है। और अगर ट्रेडिशनल कहें तो मित्रों, मैं दावे से कहता हूं कि इस देश के पास ट्रेडिशनल दुनिया को देने के लिए दुनिया से सबसे ज्यादा अमानत हमारे पास है, सबसे ज्यादा विरासत हमारे पास है।
हम क्यों न करें? अगर हम उस दिशा में जाएं तो हम बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। मित्रों, विश्व का जो अर्थतंत्र है, उस अर्थतंत्र में हम डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करते रहेंगे तो घर का खेल बना रहेगा। जब तक हम ग्लोबल मार्केट के अंदर कदम नहीं रखते हैं, तब तक हम देश की भलाई में काम नहीं आते। यही माल बिकते रहे, यही थोड़ी ज्वेलरी बिक जाए, आ जाए, इससे काम होना नहीं है। हमने एक ग्लोबल मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा और भारत सरकार ने भी अपनी नीतियों का पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। अब जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है भारत सरकार। अब कभी कभी क्या होता है कि अब मान लीजिए आपने थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अब थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करोगे तो हिंदुस्तान की ज्वेलरी थाईलैंड जाएगी, थाईलैंड की ज्वेलरी हिंदुस्तान में आके टपकेगी। हिंदुस्तान टिक ही नहीं सकता इनके सामने। तो फ्री ट्रेड अगर करना है तो उन देशों से करना चाहिए कि जिनको ज्वेलरी मार्केट अवेलेबल है और जहां की ज्वेलरी हिंदुस्तान में आने की संभावना नहीं है। अब ये छोटी छोटी चीजें, अगर इन छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान दिया जाए और उसमें परिवर्तन लाया जाए, क्योंकि कोई व्यापारी अपने आप इन चीजों को नहीं कर सकता, उसको नीतियों का, सरकार के विजन का सपोर्ट जरूरी होता है और उसके लिए भारत सरकार बहुत कुछ कर सकती है। आज भी भारत सरकार ये तो चाहती है कि एक्सपोर्ट कितना बढ़ा, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्थिक जो पैरामीटर रहता है उसमें एक्सपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर की दुनिया में इतना एक्सपोर्ट हो जाता है कि उनकी स्तर पर उनका ध्यान नहीं जाता है। ये भी उतने ही लोगों को रोजी रोटी देता है जितना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देती है। 150 वर्ष हो रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार पूरा 1 वर्ष युवा शक्ति वर्ष के रूप में मनाने वाला है। और युवा शक्ति वर्ष के अंदर हमारा एक अगर प्राथमिक काम पर हम बल देने वाले हैं तो वो है स्किल डेवलपमेंट। हम जीवन के हर क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, स्किल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम प्रोडक्शन की क्वालिटी में चेंज लाना चाहते हैं। हम चीजों को अधिक सरलता से, स्मूथली कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आपका एक एसोसिएशन आपके व्यवसाय के लिए कौन कौन से स्किल की आवश्यकता है, उसमें कौन से स्किल अपग्रेडेशन की जरूरत है, जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में और अधिक स्किल डेवलपमेंट के क्या किया जा सकता है, आप उसकी योजना बनाइए। सरकार के साथ बैठिए। सरकार जिस काम को लेकर के आने वाली है उसके साथ बैठ करके कहां कहां उसका उपयोग हो सकता है उसको हम जोड़ें। इतना ही नहीं, कुछ स्किल डेवलपमेंट के काम ऐसे भी हो सकते हैं कि जो रत्न कलाकार परिवार है। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट इतने ही हैं, कैपेसिटी इतनी ही है, ऐसा ही है ना कुछ। अब मैं छोटा सा उपाय बताता हूं। अगर आपका विजन आने वाले 2 साल में जेम्स एंड ज्वेलरी में जाने का है, तो क्यों ना आप अपनी कंपनी में ही काम करने वाले, जिस पर आपका भरोसा है, जिसके कौशल्य पर आपका भरोसा है, आपका जाना पहचाना है, उसको कहो कि भाई ये तुम करो, उससे कमाई करोगे, लेकिन रोज 2 घंटे तुम्हें उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाने के लिए मैं मेरी तरफ से इजाजत देता। अब कितने नौजवान आपको मिल जाएंगे। और जो आज डायमंड कटिंग पॉलिशिंग में है, उसको अगर 2 घंटे आपकी तरफ से मिलते हैं, आपको कोई रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसको जो काम करता था, जितना कमाता था, उसकी कमाई कंटिन्यू कीजिए, 2 घंटे उसको एक्स्ट्रा दे दीजिए।
और इंस्टीट्यूट को भी उस प्रकार से चलाए कि ऐसे 2-2 घंटे वाले जो लड़के आते हैं उनका सिलेबस उस प्रकार से बनाइए। देखिए वो बहुत तेजी से चीजों को पकड़ेगा। और अगर आप ही कंपनी के आज डायमंड कटिंग पॉलिशिंग करने वाले रत्न कलाकार, उसमें से अगर 50 नौजवान ज्वेलरी के लिए फिट हो गए तो आप बहुत आसानी से उस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स रेडीली अवेलेबल होगा, आपका अपना विश्वस्त ह्यूमन रिसोर्सेज होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी तेजी से चला जा सकता है। इस चीज के लिए मुझे कोई कंसल्टेशन फी नहीं चाहिए। इस आइडिया का उपयोग कीजिए, इसका आप फायदा उठाइए। थोड़ा सा भी परिवर्तन करने से हम बहुत सी चीजों को बदलाव ला सकते हैं। अब मेरे मन में बहुत समय से एक विचार चल रहा है, अब मोरबी घड़ी बनाने की दिशा में वॉल क्लॉक में आज दुनिया में हम नंबर 1 पर हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल क्लॉक बनाने वाले हम मोरबी में हैं। मतलब घड़ी नाम की दुनिया की सारी चीजों से हम परिचित हैं। मोरबी वाले वहां घड़ी बना रहे हैं और मोरबी वाले सूरत में आकर के डायमंड घिस रहे हैं। क्या डायमंड वाली रिस्ट वॉच बनाने की दिशा में हम कदम क्यों नहीं रख सकते? क्या सिर्फ स्विस वालों ने ठेका लिया है क्या? इन सब में दम है जी, ये सब कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं, इस देश के लिए, समाज के लिए। आप में सामर्थ्य है दोस्तों, और इसको करना चाहिए। मैं इस एसोसिएशन से एक और प्रार्थना करना चाहता हूं आज। देखिए हमारे दुनिया में कई ऐसी किताबें रहती हैं कि जिसमें एक सामान्य व्यक्ति ने कैसे असामान्य काम किया, और केस स्टडी के रूप में दुनिया के मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए उन किताबों को सिलेबस के लिए उपयोग किया जाता है और बहुत बड़ा मार्केट होता है। और हमारा भी दुर्भाग्य ये है कि हम भी आज जापान की किसी कंपनी किसी ने बना दी, उसके जीवन चरित्र को पढ़ाते रहते हैं अपने लोगों को। किसी ने अमेरिका में कुछ कर दिया, उसके जीवन चरित्र को पढ़ाते रहते हैं। मित्रों, मैं यहाँ बैठे हुए सब लोगों को जानता हूँ, ये ऐसे सामान्य परिवारों से आए, गांव से आए, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। क्या मिरेकल किए, क्या मिरेकल किए। इनकी किताबें क्यों न लिखी? हर वर्ष एक केस स्टडी करके एक जीवन पर किताब पब्लिश करनी चाहिए आपके ऐसे सम्मेलन में, और दुनिया की सब भाषाओं में निकालना चाहिए। आप देखना, दुनिया के लोगों को विश्वास हम दिला सके, हिंदुस्तान भी कम नहीं है। हमारे यहाँ भी खेत के अंदर पैदा हुए नौजवान इतना बड़ा मिरेकल कर सकते हैं, हम दुनिया को दिखाएं। ये सामर्थ्य है इन लोगों में। इस सामर्थ्य को हम कैसे दुनिया के सामने रखें, और ये वो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। एसोसिएशन करें, एक एडिटोरियल बोर्ड बनाएं, एक्सपर्ट लोगों को लें, फॉरेन के राइटर्स को लें, और एक एक कंपनी, उसके पीछे कौन व्यक्ति था, किस प्रकार से उसके जीवन की यात्रा शुरू की, कहां से कहां तक वो ले गया, किस प्रकार का वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और एक से बढ़कर एक कथाएं इन सबके जीवन की जुड़ी हुई है। और मैं मानता हूं आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा ये, जो एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं, जो मैनेजमेंट की दुनिया में जाना चाहते हैं, जो रिस्क कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, उन सब के लिए ऐसा साहित्य बहुत काम आ सकता है। हम उस दिशा में काम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात जिसके विकास की चर्चा बहुत सहज हो गई है, अब किसी को विकास बोलो तो वो गुजरात बोलता है, आप गुजरात बोलो तो वो विकास बोलता है। आप लोग कहीं पर भी दुनिया में जाते होंगे, कोई भी आपको मिल गया, गुजरात कहते ही एक ही शब्द से परिचित हो गया है, डेवलपमेंट। मित्रों, 10 साल के भीतर भीतर पूरे विश्व में आज गुजरात ने अपना डंका बजा दिया है। कैसे? मुझे स्मरण है 2001 में जब ये दायित्व मुझे मिला, यही अक्टूबर महीना था, अभी 3 दिन पहले ही 10 साल हो गए।
6,700 करोड़ रुपीस हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था। जिस दिन मैं आया 6,700 करोड़ रुपीस रेवेन्यू डेफिसिट था और मुझे सब लोग सलाह देते थे कि साहब ओवरड्राफ्ट लिए बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है, तनख्वाह कैसे दोगे, आप इसको कैसे संभालोगे, मुझे समझाते थे। अब उन्होंने जो समझाया उसमें मैं कितना समझा वो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि वो पहले भी समझाते थे। लेकिन जो रास्ता चुना, मैं तो 4 साल के भीतर भीतर ये राज्य को रेवेन्यू डेफिसिट में से रेवेन्यू सरप्लस कर दिया। आज रेवेन्यू सरप्लस ठीक है। हम जब आए तब बिजली 2000 मेगावाट बिजली कम थी और मुझे स्मरण है मैं जब आया तो लोग मेरे कान में, तब तो मैं मुख्यमंत्री बना नहीं था, अभी शपथ लेना बाकी था, लेकिन मैं गांधीनगर आ गया था क्योंकि मैं दिल्ली रहता था, कई वर्षों के बाद आया था। तो मैंने अपनी पार्टी को कहा यार बिस्तर कहाँ रखूंगा, जगह तो है नहीं। तो बोले हम सर्किट हाउस में कमरा करवा देते हैं, वहीं पर आप आ जाना। तो हम गांधीनगर में सर्किट हाउस के कमरे में रहते थे, 4-5 दिन वहीं रहना हुआ। तो लोगों को पता चल गया, ये मीडिया वाले तो बड़े तेज होते हैं, उन्होंने छाप दिया कि मोदी मुख्यमंत्री बन रहा है। बस फिर तो मेरी क्या हालत है, ऐसी भीड़ भाड़ लगी। अब जो आता तो एक ही बात कहता था कि मोदी जी कुछ करो या ना करो, एक काम जरूर करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। मित्रों, वो दिन याद रखिए कि शाम को भोजन के समय बिजली नहीं थी, मां बीमार हो पंखा नहीं चलता था, बेटे की 10वीं के एग्जाम हो रात को रोशनी चली जाती थी। वो दर्द पीड़ा सबने सुनी है, जानी है, अनुभव किया है, उसके पीछे लग गए। 2000 मेगावाट डेफिसिट थी बिजली के हमारे उसमें, लेकिन गुजरात हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जो 18,000 गांव में 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर। और फिर बिजली उत्पादन के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में जो टोटल बिजली उत्पादन हुई कितने सालों में, पूरे हिंदुस्तान में उतनी अकेले गुजरात में हमने की पिछले 10 साल में। पिछले 60-50 साल के अंदर, गुजरात 60 में बना तो 40 साल में टोटल की बिजली उत्पादन जो गुजरात में हुई थी, इससे डबल इस 10 साल में हुई। मित्रों, सब कुछ हो सकता है, विकास के पैमाने बदले जा सकते हैं। अब कभी हम गुजराती लोग बहुत अच्छे टूरिस्ट, छुट्टी आई नहीं कि आपको कहीं कहीं गुजराती मिलेगा ही मिलेगा। आप कुल्लू जाइए गुजराती मिलेगा, मनाली जाइए गुजराती। मुझे याद है मैं एक दिन श्रीनगर में था, अभी फारूक अब्दुल्ला जी मिले तो उन्होंने याद कराए उधर है। तो वहाँ के गवर्नर थे सक्सेना जी, गैरी सक्सेना, उनके यहाँ मैं था। दोपहर खाना खाया, फिर उन्होंने कहा मोदी जी आराम कीजिए। अब तब तो हम मुख्यमंत्री नहीं थे, मैं बहुत पहले जब वहाँ आतंकवाद बड़ी तेज तर्रार था और मैं कश्मीर में काम करता था उस समय, तब की बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा नहीं भाई हम आराम तो नहीं करेंगे, हम डाल लेक जाना चाहते हैं। अरे बोले मोदी जी डाल लेक कहाँ जा रहे हो? मैंने जाकर घूम के आ जाएंगे। इतने में फारूक अब्दुल्ला जी का किसी ऐसे काम से ही फोन आ गया। तो सक्सेना जी ने कहा भाई हमारे मोदी जी यहाँ है, वो कह रहे हैं मैं तो डाल लेक जाना चाहता हूँ। तो बोले मोदी जी को बोलो ठहरे, मैं व्यवस्था करता हूँ। तो उतने में फारूक साहब खुद आ गए, आकर के बोले चलिए मोदी जी अपन दोनों चलते हैं। हम लोग गए दोनों डाल लेक। उन्होंने कोई बोट वाले को बता के रखा था, हम डाल लेक में ऐसे ही, वैसे तो टूरिज्म खत्म होकर के पड़ा था, हालत भी बड़ी खराब थी। हम दोनों आधा पौना घंटा पूरा डाल लेक का मजा लिए और बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले एक 30-40 लोगों की झुंड आ गया और हमारे पैर छूकर नमस्कार करने लगा और बोले कैम छो।
मैं क्या बात है भाई, ये एक तरह टेररिज्म चलता है। नहीं, बोले हम गुजरात से आए हैं, 3-4 दिन से कश्मीर में घूम रहे हैं। यानी गुजराती इतने अच्छे टूरिस्ट हैं, रिस्क भी लेते हैं, जाते हैं, लेकिन गुजरात कभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था। मित्र, पिछले कुछ सालों के लगातार प्रयास किए, एग्रेसिव मार्केटिंग किया, आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक टूरिज्म का ग्रोथ किसी राज्य में है तो गुजरात में है। और टूरिज्म के कारण गरीब से गरीब आदमी को रोजी रोटी मिलती है। ऑटो रिक्शा वाला कमाता है, चॉकलेट बेचने वाला, सिंग चने बेचने वाला, पकौड़े बेचने वाला, छोटी छोटी खिलौने बनाने वाला, सब लोग कमाते हैं, गरीब आदमी कमाता है। टूरिज्म जितना फैलता है उतना गरीब आदमी को रोजी रोटी मिलती है। आज गुजरात टूरिज्म, अब देखिए हमारा रणोत्सव, व्हाइट डेजर्ट, लोगों का अजूबा लग रहा है यार, क्या ऐसी चीज भी थी कि है। अब ये कोई व्हाइट डेजर्ट मेरे आने के बाद बना क्या? मैं वहां रंगोली भरने गया था क्या? पहले किसी ने देखा नहीं। आज महीने भर, और मैं तो आपके एसोसिएशन को चाहूंगा कि आप एक मीटिंग उस समय वहीं कर लीजिए, अभी से बुकिंग करवा लीजिए। देखिए तो, देखो भाई, मैं सिंगल फायर डबल जर्नी वाला हूं, मैं पक्का अहमदाबादी हूं, तो यहां आया है तो मुनाफा तो लूंगा कि नहीं लूंगा। अब मेरा मुनाफा मेरे राज्य की प्रगति के सिवा कोई नहीं है दोस्तों। एक ही मेरा मकसद है, एक ही मेरा सपना है। ये अन्य राज्य के जो मित्र आए उन सबके मैं आग्रह करता हूं कि अभी से टेंट बुक करवा दीजिए और 3 दिन जाकर के रण का मजा लीजिए। रण क्या होता है, रेगिस्तान क्या होता है, और व्हाइट डेजर्ट क्या होता है। राजस्थान में जैसलमेर में आपने बालू देखी होगी, यहाँ आसमान को धरती पर देखोगे आप, चमकते हुए सितारे धरती पर देखोगे, वो दृश्य देखने को मिलेगा। कभी आइए, किस प्रकार से चीजों को बदला जा सकता है। अभी हमने एक नई चीज करने का प्रयास किया। आप लोगों को मालूम होगा, दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की चर्चा हो रही है। आज गुजरात दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी वाला स्टेट बनने जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा। और अभी मैं 2 दिन के बाद बनासकांठा में, संघवी जी आपके बनासकांठा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करने के लिए जाने वाला हूं। एशिया का अब चारों तरफ जमीन को लेकर के हो हल्ला चल रहा है। और हो हल्ला करने वाले भी जिस घर में रहते हैं, वो घर भी कभी पहले खेत था। जब उन्होंने खेत किसी का ले लिया और घर बनाया, उनको याद नहीं आया, लेकिन चल रहा है तो उसके रास्ते खोजने पड़ते हैं। हमने एक नया इनोवेशन किया है और मैं जानता हूं यहां बैठे हुए लोगों को ज्यादा आनंद आएगा। गुजरात के पास दुनिया की लॉन्गेस्ट कैनाल नेटवर्क है, नर्मदा का, दुनिया का लॉन्गेस्ट है। ये कभी कभी हमें भी अपनी चीजों का पता नहीं होता है। ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। अब मैंने कुछ लोगों को बुलाया, टेक्नीशियंस को, मैंने कहा भाई ये काम कीजिए, मैं ये सोलार एनर्जी को इस कैनाल के साथ जोड़ना चाहता हूं। क्या कैनाल के ऊपर ही सोलार के रूफटॉप लगाए जा सकते हैं? उन्होंने कहा आप थोड़ा काम करते हैं, स्टडी करते हैं, इसके बाद आएंगे। वो 6 महीने के बाद आए और जो स्टडी हुआ है, जिसका रिपोर्ट आया और जिसको मैंने आगे मान्य कर दिया है, 1 किलोमीटर लंबी कैनाल पे अगर आप सोलार पैनल लगाते हो तो 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है और 1 किलोमीटर इस कैनाल पर सोलार पैनल लगाने के कारण 1 करोड़ लीटर पानी जो बाष्पीभवन होने वाला था वो बच जाएगा।
एक साल का 1 किलोमीटर की कैनाल 1 करोड़ लीटर पानी बचाएं, कितनी बड़ी मानवता की सेवा होगी, आप अंदाज लगाइए सर। बिजली की बिजली, पानी का पानी, दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन जैसा मेरा स्वभाव है, मैं यहीं पर अटकता नहीं। जब वो डिजाइन लेकर के आए, मॉडल बना के लेके आए, तो फिर मैंने कहा भाई मुझे लगता है एक और काम सोच के आओ। बोले क्या? हमने कहा जो सोलर पैनल लगाई है, क्या उसके नीचे हैंगिंग माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन लगा सकते हैं क्या, ताकि पानी बहता जाए तो हाइड्रो टर्बाइन भी बिजली दे, सोलार भी बिजली दे, पानी भी बचे, जमीन का भी सदुपयोग हो जाए और आने वाली पीढ़ियों तक की सेवा हो जाए। मित्रों, अगर इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। ये चीजें की जा सकती हैं और मैं आपको ऐसी कोई चीज नहीं बता रहा हूं कि हम कभी ऐसा करेंगे, हम कभी ऐसा सोचेंगे। नहीं, मैं इसमें टाइम खराब नहीं करता। जितना किया उतना ही बताने आता हूं। अब पहले भी तो कोई बीमार होता तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती थी ना। क्या होता था? टेलीफोन करो, फिर वो ड्राइवर को खोजता था। ड्राइवर को बुलाते थे तो कहता था पेट्रोल लेने जाना है। पेट्रोल ले भरने जाता था तो नहीं भाई वो कूपन नहीं है साहब, जब ऑफिस आएंगे तब कूपन मिलेगा। वो आदमी बीमार है, एम्बुलेंस वैन चाहिए। एम्बुलेंस वैन आने से पहले फिर दूसरा फोन आता कि अब भाई डेढ़ बड़ी वैन भेजिए। यही हाल था। चीजें बदल ही गई। 108 आते ही आज वक्त बदला नहीं बदला। आप कहीं पर भी टेलीफोन कीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी, गुजरात के किसी भी कोने पर टेलीफोन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 13 मिनट लगती है और शहरों में तो 2-2.5 मिनट के अंदर वो करके मोदी हाजिर। मित्रों, सेवा कैसे खड़ी की जा सकती है हमारे ही देश में? मित्रों, अभी हमें इस 108 की सेवा को एक इंटरनेशनल प्राइज मिला। प्राइज की बात का मालूम है? आप लोग विदेश जानते हैं, आप लोगों को ज्यादा जानकारी है, बताता हूं। ये अमेरिका में इस प्रकार की सेवा कोई 150 साल पुरानी है। यूरोप में इस प्रकार की सेवा करीब 125 साल पुरानी है। हमें अभी 6 साल करीब होने जा रहे हैं। उन देशों में कोई अगर कंप्लेंट या तो अपने रिक्वायरमेंट के लिए फोन करता है तो कितनी रिंग बजने के बाद फोन उठाते हैं, उसका मॉनिटरिंग होता है। दुनिया के इन समृद्ध देशों में किसी पीड़ित व्यक्ति ने फोन किया तो एवरेज 5 रिंग बजती है, तब जाकर के उनको रिस्पॉन्स मिलता है। मित्रों, गुजरात को अवार्ड मिला है, 3.5 रिंग में हमारे यहाँ रिस्पॉन्स दिया जाता है। यही लोग, यही अपने देश के लोग, हम अगर अपने देश के लोगों पर भरोसा करें, उनके सामर्थ्य पर भरोसा करें और उनको अगर जॉब ढंग से असाइन करें तो हम इच्छित परिणाम ले सकते हैं। और इसलिए हम उस दिशा में आगे बढ़े। हीरापुर के लिए तो कुछ कहता नहीं हूं मैं, है नानू भाई? आप लोग समझ गए क्या कह रहा हूं? तो कुछ करो भाई, कुछ करो। जल्दी कीजिए, मैं कभी न कभी जल्दी आना चाहता हूं उद्घाटन के लिए। बहुत अच्छा काम होगा, देर मत कीजिए भैया। वैसे ही समय काफी बीत गया है। तो फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप बंधुओं का बहुत बहुत। ये संजय भाई बोल रहा है कि देखिए मुझे आने में दिक्कत हो रही है, एयरपोर्ट का कुछ बोलो। मैं हैरान हूं जी, हिंदुस्तान में इतना बड़ा इकोनॉमिकली वाइब्रेंट शहर, भारत सरकार को क्या तकलीफ है मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई कारण नहीं बताते, बताओ कोई कारण नहीं बताते। हम कहते हैं हमारे आर्थिक विकास के लिए विमान की जरूरत है, मौज मस्ती के लिए जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ वो लोग हैं जो अपने घर के हवाई जहाज रख सकते हैं, उनके लिए वो हवाई जहाज बड़ी चीज नहीं है। ये हमारे विकास के लिए विकास की जरूरत है।
ये मैं सब समझा चुका हूं, लेकिन पता नहीं गुजरात का जी आते ही वहां पता नहीं कौन से तार लगे हैं कि एकदम झटका लगता है। अब कुछ समय इंतजार कीजिए, और क्या। सब अच्छा होगा। धन्यवाद भैया।